रात के 12 बज रहे थे। मैं अपने ही बेडरूम में अपने ही बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर मैं आजाद नहीं थी। मेरी आंखों पर एक रेशमी काली पट्टी बंधी हुई थी और मेरे दोनों हाथ पलंग के सिरहाने से बंधे थे। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं किसी मुसीबत में थी, पर सच कहूं तो उस वक्त मेरे होठों पर एक शर्माती हुई मुस्कान थी। मुझे लगा कि मेरे पति विक्रम शादी की 5वीं सालगिरह पर मेरे साथ कोई बहुत ही रोमांटिक खेल खेल रहे हैं। तभी कमरे के दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज हुई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। भारी कदमों की आहट बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। विक्रम, ये क्या बदमाशी है? मैंने शर्माते हुए कहा। बहुत हो गया तुम्हारा ये खेल, अब मुझे खोलो। पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। वो कदम मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गए। मुझे लगा विक्रम मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। तभी किसी ने मेरे पैरों के पास से होते हुए मेरे बिस्तर पर घुटने रखे। पलंग का गद्दा थोड़ा नीचे की तरफ दबा। एक भारी भरकम शरीर मेरे बिल्कुल करीब आ चुका था। उसका हाथ मेरी कमर पर पड़ा। विक्रम के हाथ बहुत मुलायम थे, क्योंकि वो एक बड़े बिजनेसमैन थे। पर जो हाथ मेरी कमर को इस वक्त छू रहा था, वो बहुत खुरदुरा और सख्त था, जैसे किसी मजदूर या गुंडे का हाथ हो। और महक! विक्रम हमेशा एक बहुत ही महंगा परफ्यूम लगाते थे, पर इस इंसान के पास से पसीने और बहुत ही सस्ती शराब की गंदी बदबू आ रही थी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये विक्रम नहीं है, तो फिर ये कौन है? मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में। इससे पहले कि मैं चीख पाती, उस आदमी का खुरदुरा हाथ मेरे मुंह पर कसकर रखा गया। उसने अपना चेहरा मेरे कान के बिल्कुल पास लाया। उसकी गर्म और शराब की बदबू वाली सांसें मेरी गर्दन को जला रही थीं। विक्रम नहीं मेरी जान, उसने एक बहुत ही भारी, अजनबी और गंदी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। आज तेरा विक्रम नहीं आएगा। आज तेरी ये सारी गर्मी मैं निकालूंगा। मेरी चीख मेरे ही गले में घुट कर रह गई। मेरी आंखों पर पट्टी थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे हाथ बंधे थे। मैं एक अजनबी दरिंदे के सामने पूरी तरह बेबस थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस खौफनाक हालत तक कैसे पहुंची। मेरे ही बेडरूम में यह खेल कैसे शुरू हुआ। इस काली रात की शुरुआत आज सुबह से नहीं, बल्कि पिछले 1 महीने से हो चुकी थी। मैं सोनिया हूं। विक्रम से मेरी शादी को आज पूरे 5 साल हो गए थे। हमारी लव मैरिज थी। विक्रम शहर के बहुत जाने माने और शरीफ इंसान हैं। हमारी जिंदगी एकदम परफेक्ट चल रही थी। पर पिछले 1 महीने से विक्रम का बर्ताव पूरी तरह बदल गया था। वो मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। बात बात पर चिढ़ते थे। रात को बहुत देर से घर आते और आते ही शराब पीकर सो जाते। जब मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती, तो वो मुझे धक्का दे देते। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई है। मैं रात रात भर रोती थी। फिर आज सुबह हमारी शादी की सालगिरह वाले दिन विक्रम जल्दी उठ गए। उन्होंने मेरे लिए खुद चाय बनाई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर माफी मांगी। सोनिया, मुझे माफ कर दो। पिछले कुछ दिनों से ऑफिस के काम के तनाव ने मुझे पागल कर दिया था। मैं तुम्हें वो वक्त नहीं दे पाया जो तुम्हें चाहिए, पर आज रात मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा कि आज रात वो मुझे एक सरप्राइज देंगे। एक ऐसा गेम खेलेंगे जो हमारी सारी दूरियां, सारी शिकायतें मिटा देगा। मैं उनकी बातों में आ गई। एक औरत अपने पति के प्यार के लिए कितनी अंधी हो सकती है, ये मैंने आज साबित कर दिया था। रात को विक्रम ने खुद मेरी आंखों पर ये काली पट्टी बांधी। मेरे हाथों को रेशमी कपड़े से पलंग से बांधा। उन्होंने मेरे कान में कहा था कि वो बस 2 मिनट में आ रहे हैं, मैं इंतजार करूं। मैंने अंधा विश्वास किया था, और अब उस विश्वास की कीमत मुझे अपनी आबरू देकर चुकानी पड़ रही थी। दोस्तों, अगर आप इस कहानी में डूब रहे हैं, अगर आप मेरी बेबसी महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो अजनबी मेरे ऊपर झुका हुआ था। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। कौन हो तुम?
मैंने रोते हुए अपनी आवाज को बाहर निकालने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो, मेरे पति आते ही होंगे। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। वो आदमी जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि कमरे की दीवारें भी कांपने लगीं। तेरा पति? वो तो अब कल सुबह ही आएगा, उसने कहा। उसने मेरे बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और मेरा सिर थोड़ा पीछे की तरफ खींचा। मुझे दर्द से कराहना पड़ा। सुना है तू बहुत सती सावित्री बनती है, बहुत घमंड है तुझे अपनी वफादारी पर। आज मैं देखूंगा कि तेरा वो घमंड इस बिस्तर पर कितनी देर टिकता है। उसने मेरा नाम लिया था, मतलब वो मुझे जानता था। वो कोई आम चोर नहीं था। मैं पूरी ताकत से छटपटाने लगी। मैंने अपने हाथों को छुड़ाने के लिए इतनी जोर लगाई कि मेरी कलाइयों से खून रिसने लगा। मुझे दर्द हो रहा था, पर अपनी इज्जत लुटने के डर के सामने वो दर्द कुछ भी नहीं था। बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे! मैं पूरी ताकत से चीखी। उस अजनबी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा और भी गहरा हो गया। चिल्ला मत, उसने मेरे होठों के पास अपनी उंगली फेरते हुए कहा। इस घर में अब तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं है। नौकरों की तो आज छुट्टी है ना? मुझे याद आया, हाँ, विक्रम ने ही सुबह सारे नौकरों को 2 दिन की छुट्टी देकर घर भेज दिया था। मतलब सब कुछ पहले से प्लान था। पर किसने किया ये प्लान? तभी मुझे महसूस हुआ कि उस आदमी के खुरदरे हाथ मेरी साड़ी के पल्लू को हटा रहे हैं। उसने अपनी उंगलियां मेरे ब्लाउज के पहले हुक पर रखी। नहीं, प्लीज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए भीख मांगी। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो आदमी मेरे और करीब आ गया। उसकी भारी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। तेरा पति तुझे प्यार करता है? उसने एक बहुत ही गंदी और चुभने वाली आवाज में कहा। अरे पगली औरत, जिस पति की तू दुहाई दे रही है, उसी ने तो मुझे इस कमरे में भेजा है। क्या? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। हाँ, तेरे उसी शरीफ पति ने मुझे पैसे देकर तेरे पास भेजा है। उसने खुद अपनी ही बीवी का सौदा किया है। आज से तू मेरी रखैल है। ये शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। विक्रम, मेरा विक्रम ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उसने सच में चंद पैसों के लिए या किसी और मजबूरी में मेरा सौदा कर दिया? या ये आदमी झूठ बोल रहा है? मैं सदमे में थी। मेरे सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी। तभी मुझे उस शांत कमरे में एक बहुत ही खौफनाक आवाज सुनाई दी। चमड़े की बेल्ट खुलने की आवाज। उसने अपनी बेल्ट खोल दी थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। सामने एक हवसी भेड़िया था और मेरे अपने पति ने मुझे उसके पिंजरे में धकेल दिया था। मेरी आंखों पर बंधी वो काली रेशमी पट्टी अब मुझे एक कफन की तरह लगने लगी थी। मेरे दोनों हाथ पलंग के सिरहाने से बंधे थे। उस आदमी ने कहा था कि मेरे ही पति विक्रम ने मुझे उसके हवाले किया है। क्या सच में? क्या वो इंसान जिसे मैंने अपना भगवान माना था इतना नीच हो सकता है? अंधेरे में मुझे उस आदमी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया था। गंदी शराब और पसीने की बदबू से मेरा दम घुट रहा था। उसने अपना खुरदरा हाथ मेरी जांघ पर रखा और उसी एक पल में मेरे अंदर का डर अचानक गायब हो गया। मेरे अंदर का वो डर, वो बेबसी अब एक भयानक गुस्से में बदल चुकी थी। मैंने रोना बंद कर दिया। मेरी सिसकियां एकदम शांत हो गईं। मेरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। रुक जा, मैंने एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा। मेरी आवाज सुनकर वो आदमी एक पल के लिए ठिठक गया। क्या हुआ डार्लिंग, डर गई क्या? उसने गंदी हंसी हंसते हुए कहा। मैं डरी नहीं हूं, मैंने कहा, पर अगर तूने मुझे 1 इंच भी और छुआ
तो मैं अपनी जीभ दांतों तले दबाकर यही अपनी जान दे दूंगी। मेरा मरा हुआ शरीर मिलेगा तुझे। और सुन ले, मैं नहीं जानती तू कौन है या मेरे पति ने तुझे भेजा है या नहीं, पर मेरे जिस्म पर मेरे पति के अलावा किसी और मर्द की परछाई भी पड़े, उससे पहले मैं मौत को गले लगाना पसंद करूंगी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो आदमी कुछ नहीं बोला। मैंने अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर उठाई। हिम्मत है तो हाथ लगाकर देख। आज या तो तू मुझे मार डालेगा या मैं तुझे अपने दांतों से नोच खाऊंगी। वो आदमी अचानक मेरी तरफ झुका। शायद वो मेरा मुंह दबाना चाहता था। मुझे उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे के पास महसूस हुई। यही वो पल था जिसका मुझे इंतजार था। जैसे ही उसका चेहरा मेरे करीब आया, मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी, अपने सिर को पीछे की तरफ खींचा और पूरी रफ्तार से अपना सिर आगे की तरफ दे मारा। मेरा सिर सीधा उसके चेहरे के बीचों बीच, शायद उसकी नाक या माथे पर जाकर पूरी ताकत से टकराया। मुझे अपने सिर में भी भयंकर दर्द हुआ, पर उस आदमी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। आ! वो लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ गिरा। मुझे किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज आई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे लगा अब वो उठेगा और गुस्से में मुझे जान से मार देगा। मैं अपनी सांसें रोके अगली मुसीबत का इंतजार कर रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर तक वो जमीन पर ही करहाता रहा और फिर मुझे किसी के उठने की आहट सुनाई दी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मैं पूरी तरह से सिकुड़ गई। तभी अचानक किसी ने मेरे हाथों की वो रेशमी रस्सी खोल दी। मेरे हाथ आजाद हो गए। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस आदमी ने मेरे चेहरे से वो काली पट्टी भी खोल दी। कमरे की तेज सफेद लाइट अचानक मेरी आंखों में चुभी। मैं कई घंटों से अंधेरे में थी, इसलिए मेरी आंखें चौंधिया गईं। मैं कुछ सेकंड तक कुछ भी साफ नहीं देख पा रही थी। सब कुछ धुंधला था। मैंने अपने कांपते हाथों से अपनी आंखें मली और धीरे धीरे अपनी पलकें खोली। मुझे लगा था कि सामने कोई खूंखार गुंडा खड़ा होगा, कोई भयानक चेहरा होगा, पर मेरे सामने जो खड़ा था उसे देखकर मेरी सांसें वहीं की वहीं रुक गईं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कोई अजनबी नहीं था। सामने मेरा अपना पति विक्रम खड़ा था। विक्रम, मेरा विक्रम, शहर का सबसे शरीफ और इज्जतदार इंसान, पर उसकी हालत देखकर कोई भी धोखा खा जाए। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। उसके हाथों में मजदूरों वाले मोटे और खुरदरे दस्ताने थे, जिसकी वजह से मुझे उसका स्पर्श इतना अजीब लग रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक नकली दाढ़ी लगा रखी थी, जो अब मेरी टक्कर की वजह से आधी लटक रही थी। उसकी नाक से खून बह रहा था और उसके कपड़ों पर उसने जानबूझकर सस्ती शराब गिरा रखी थी ताकि मुझे बदबू आए। मैं पत्थर की मूर्ति बन गई। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। विक्रम, मैंने हकलाते हुए कहा। तुम? ये सब क्या है विक्रम? ये गंदा मजाक क्यों? विक्रम कुछ नहीं बोला। वो बस मुझे देख रहा था और फिर अचानक वो मेरे पैरों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा, एक छोटे बच्चे की तरह। मुझे माफ कर दो सोनिया, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था, मैं पागल हो गया था। वो मेरे पैरों पर अपना सिर पटक रहा था। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने उसे जोरदार धक्का देकर खुद से दूर किया। मैंने पास रखा एक तौलिया उठाया और अपने खुले हुए ब्लाउज को ढका। क्या माफ कर दूं? मैं चीखी। तुमने मेरे साथ ये घिनौना खेल खेला, अपनी ही पत्नी की आबरू से खेलने का नाटक किया। क्यों विक्रम? विक्रम जमीन पर बैठा रो रहा था। सोनिया, मेरी बात सुनो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं मजबूर था। उसने रोते हुए अपनी जेब से अपना फोन निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे देखो,
प्लीज एक बार इसे देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मैंने गुस्से में उसका फोन लिया। स्क्रीन ऑन थी। स्क्रीन पर व्हाट्सएप खुला हुआ था। किसी अनजान नंबर से विक्रम को बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। मैंने वो मैसेज पढ़े। उन मैसेजों में मेरी तस्वीरें थीं, बहुत ही गंदी तस्वीरें। मैं किसी और मर्द के साथ बिस्तर पर थी। मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे। तस्वीरें देखकर मुझे उल्टी आने लगी। पर वो मैं नहीं थी। मेरा चेहरा किसी और औरत के शरीर पर लगाया गया था, आज के जमाने में जिसे डीप फेक कहते हैं। तस्वीरों के साथ साथ कुछ चैट के स्क्रीनशॉट भी थे। उसमें लिखा था कि सोनिया विक्रम से सिर्फ उसके पैसों के लिए प्यार करती है। सोनिया का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है और वो बहुत जल्द विक्रम को धोखा देकर भागने वाली है। नीचे उस अनजान आदमी का मैसेज था, विक्रम, तेरी बीवी एक चालू औरत है। अगर ये तस्वीरें इंटरनेट पर नहीं देखनी तो 50 लाख रुपए कल शाम तक इस अकाउंट में डाल दे, वरना तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो मैंने चिल्लाकर कहा, तो तुम इन झूठी तस्वीरों पर यकीन कर बैठे? 5 साल की शादी, मेरा प्यार, सब कुछ इन झूठे मैसेजों के आगे हार गया। विक्रम हाथ जोड़कर रो रहा था। सोनिया, ये मैसेज मुझे पिछले 1 महीने से आ रहे थे, रोज रात को। वो ब्लैकमेलर मुझे पागल कर रहा था। वो तुम्हारी हर दिनचर्या बताता था। तुम कब उठी, क्या पहना। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे लगा शायद मैं ही अंधा हूं। मुझे लगा शायद सच में तुम मुझे धोखा दे रही हो। तो तुमने ये नाटक क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारी वफादारी परखना चाहता था सोनिया, विक्रम ने कहा। मैं देखना चाहता था कि अगर कोई गैर मर्द तुम्हें पैसे या मौत का डर दिखाए तो क्या तुम उसके सामने झुक जाओगी। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम सच में मुझे प्यार करती हो। जब तुमने मुझे टक्कर मारी, जब तुमने कहा कि तुम मेरे अलावा किसी को खुद को छूने नहीं दोगी, तो मेरी आंखें खुल गईं। मुझे पता चल गया कि मेरी सोनिया बिल्कुल पवित्र है। मुझे माफ कर दो। मुझे विक्रम की बातों पर दया नहीं बल्कि घिन आ रही थी। एक औरत की वफादारी साबित करने का क्या यही एक तरीका बचा है इस दुनिया में? मैंने विक्रम को कॉलर से पकड़ा और उसे खड़ा किया, और फिर मैंने अपने हाथ की पूरी ताकत से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। पूरे कमरे में उस थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। ये थप्पड़ तुम्हारे उस गंदे शक के लिए था विक्रम, मैंने कहा। तुमने मेरे प्यार को नहीं परखा। एक झूठे वीडियो के लिए तुमने अपनी पत्नी को एक वेश्या की तरह महसूस करवाया। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं किसी और के आगे झुक जाऊंगी? सोनिया प्लीज, विक्रम रो रहा था। चुप रहो, मैंने दहाड़ कर कहा। अब जो मैं कहूंगी वो तुम सुनोगे। अगर मैं एक आम औरत होती तो शायद आज ये घर छोड़कर चली जाती, या शायद जहर खाकर अपनी जान दे देती। पर मैं भागने वालों में से नहीं हूं विक्रम। मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरा ये घर उजाड़ने की कोशिश की। मैंने विक्रम का फोन वापस उठाया। मैंने उस अनजान नंबर को देखा। मैं कोई बेचारी अबला नारी नहीं थी। कॉलेज के समय में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, राहुल। राहुल अब साइबर पुलिस में एक बड़ा अफसर था। मैंने सालों से उससे बात नहीं की थी, पर आज मुझे उसकी बहुत जरूरत थी। मैंने विक्रम के सामने ही अपने फोन से राहुल का नंबर मिलाया। हेलो राहुल, सोनिया बोल रही हूँ। राहुल मेरी आवाज पहचान गया। अरे सोनिया, कैसे याद किया इतने सालों बाद? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है राहुल। मैंने सीधे मुद्दे की बात की। मेरे पति के फोन पर पिछले 1 महीने से एक अनजान नंबर से ब्लैकमेलिंग के मैसेज और मेरी झूठी तस्वीरें आ रही हैं। मुझे अभी के अभी उस नंबर की पूरी जानकारी चाहिए। वो नंबर कहाँ से चल रहा है, किसका है? सोनिया, तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ, हम कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं, राहुल ने कहा। नहीं राहुल, मुझे कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी। मुझे बस उस इंसान का नाम और पता चाहिए। बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। प्लीज, एक दोस्त के नाते मेरी मदद कर दो।
राहुल मेरी आवाज की गंभीरता समझ गया। उसने कहा, ठीक है, मुझे वो नंबर और मैसेज फॉरवर्ड करो। मैं अपनी टीम से कहकर अभी ट्रेस करवाता हूं। मैंने विक्रम के फोन से वो सारी डिटेल राहुल को भेज दी। कमरे में सन्नाटा था। विक्रम सिर झुकाए खड़ा था। मैं कुर्सी पर बैठी थी। मेरी कलाइयों का दर्द अब मुझे महसूस हो रहा था, पर मेरे अंदर की आग उस दर्द से बहुत बड़ी थी। करीब आधे घंटे बाद राहुल का फोन आया। सोनिया, डिटेल मिल गई है, पर जानकारी थोड़ी अजीब है। क्या अजीब है? सोनिया, ये नंबर किसी दूसरे शहर या किसी प्रोफेशनल हैकर का नहीं है। ये नंबर उसी आईपी एड्रेस से चल रहा है जो तुम्हारे घर का वाईफाई है। मतलब ये मैसेज तुम्हारे घर के अंदर से ही किसी ने भेजे हैं, और जिस फोन से ये मैसेज भेजे गए हैं वो फोन तुम्हारे पति के नाम पर ही रजिस्टर्ड एक पुराना मॉडल है। राहुल की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर से? हमारे घर में मेरे और विक्रम के अलावा सिर्फ एक ही इंसान रहता था, विक्रम की विधवा भाभी, मेरी जेठानी मालती देवी। विक्रम के बड़े भाई की मौत कुछ साल पहले हो गई थी। मालती देवी हमारे साथ ही रहती थी। वो हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी, सफेद साड़ी पहनती थी, मुझसे बहुत मीठा बोलती थी। सोनू सोनू कहकर मुझे पुकारती थी। क्या मालती देवी ऐसा कर सकती हैं? मैंने राहुल को धन्यवाद कहा और फोन काट दिया। मैंने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, ये मैसेज किसी बाहर वाले ने नहीं, तुम्हारे घर के अंदर से भेजे गए हैं। विक्रम हैरान रह गया। क्या? कौन भेज सकता है? तुम्हारी अपनी विधवा भाभी मालती देवी। विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। भाभी? सोनिया, तुम पागल हो गई हो। भाभी ऐसा क्यों करेंगी? वो तो भगवान की गाय हैं। भगवान की गाय या आस्तीन का सांप, ये अभी पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ। मैं उसी हालत में बिखरे बालों के साथ कमरे से बाहर निकली। विक्रम मेरे पीछे पीछे आ रहा था। हम मालती देवी के कमरे के बाहर पहुंचे। उनके कमरे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने बिना दरवाजा खटखटाए एक जोरदार लात मारकर दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर का नजारा देखकर विक्रम के होश उड़ गए। मालती देवी अपने बिस्तर पर बैठी थी। उन्होंने अपनी सफेद साड़ी उतारकर एक बहुत ही महंगी रेशमी नाइटी पहनी हुई थी। उनके हाथ में एक नया स्मार्टफोन था और वो किसी से बहुत ही आराम से फोन पर बात कर रही थी। हमें अचानक कमरे में देखकर उनके हाथ से फोन छूट गया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत अपनी चादर से खुद को ढकने लगी। ये तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मालती देवी हकलाते हुए बोली। मैंने बिना एक शब्द कहे आगे बढ़कर उनका फोन उठा लिया। फोन लॉक नहीं था। मैंने सीधा व्हाट्सएप खोला और वहां स्क्रीन पर वही नंबर मौजूद था जिससे विक्रम को मैसेज आ रहे थे। मैंने वो चैट खोली। सारी झूठी तस्वीरें, सारी ब्लैकमेलिंग की बातें उसी फोन में थी। मैंने वो फोन विक्रम के चेहरे के सामने कर दिया। लो विक्रम, देख लो अपनी भगवान की गाय को। ये है वो ब्लैकमेलर जिसने तुम्हारा घर उजाड़ने की साजिश रची थी। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी सगी भाभी पर विश्वास नहीं हो रहा था। भाभी? विक्रम ने कांपती आवाज में कहा। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ के समान माना था। आपके हर खर्चे उठाए, फिर आपने मेरी सोनिया के खिलाफ ये दंदा खेल क्यों खेला? मालती देवी समझ गई थी कि अब उनका पर्दाफाश हो चुका है। उनका सती सावित्री वाला नाटक खत्म हो गया। उनके चेहरे पर अब एक अजीब सी नफरत और लालच आ गया। क्यों किया? मालती देवी चिल्लाई। क्योंकि ये घर, ये दौलत, ये सब मेरे पति का था विक्रम। मेरे पति के मरने के बाद तूने सब कुछ अपने नाम कर लिया, और जब से ये मनहूस सोनिया इस घर में आई है, तूने मुझे तो जैसे कूड़ेदान में डाल दिया। मुझे पता चला था कि तू अपनी सारी प्रॉपर्टी सोनिया के नाम करने वाला है। मालती देवी ने अपनी नफरत उगलना शुरू कर दिया। अगर मैं तुझे सीधे कहती तो तू कभी मेरी बात नहीं मानता, इसलिए मैंने ये झूठी तस्वीरें बनवाई। मैंने सोचा कि अगर मैं सोनिया को तेरी नजरों में गिरा दूंगी तो तू इसे तलाक दे देगा और फिर इस पूरे घर पर सिर्फ मेरा राज होगा। सुनकर मुझे घिन आ गई। एक औरत होकर पैसों के लालच में उसने दूसरी औरत की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की साजिश रची।
और उससे भी बड़ी शर्मिंदगी मुझे विक्रम पर आ रही थी, जो इस साजिश में इतनी आसानी से फंस गया। विक्रम गुस्से से कांप रहा था। उसने मालती देवी की तरफ हाथ उठाया, पर फिर रोक लिया। भाभी, आपने पैसों के लिए मेरे प्यार और मेरे घर को आग लगा दी, विक्रम ने कहा। आज से मेरा और आपका हर रिश्ता खत्म। अभी के अभी अपना सामान बांधिए और इस घर से निकल जाइए। अगर सुबह तक आप यहाँ दिखी तो मैं पुलिस को बुलाकर ये सारी तस्वीरें उन्हें दिखा दूंगा। मालती देवी रोने का नाटक करने लगी, पर अब उनका कोई नाटक काम नहीं आने वाला था। वो जानती थी कि अगर पुलिस आई तो उन्हें जेल हो जाएगी। वो चुपचाप अपना सामान बांधने लगी। हम वापस अपने कमरे में आ गए। कमरे में फिर से सन्नाटा था। विक्रम मेरे सामने सिर झुकाए खड़ा था। सोनिया, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, विक्रम ने रोते हुए कहा। मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखने के बजाय उन झूठी तस्वीरों पर विश्वास किया। मुझे सजा दो सोनिया, जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैं विक्रम को देख रही थी। उसे पछतावा था। मैंने विक्रम का हाथ पकड़ा। विक्रम, रिश्ता कोई कांच का गिलास नहीं होता कि एक बार गिर गया तो टूट गया और उसे फेंक दिया जाए। रिश्ते में दरारें आती हैं, पर उसे जोड़ा जा सकता है, मैंने कहा। मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दिल के बुरे नहीं हो, बस हालात के शिकार हो गए थे। विक्रम ने मेरा हाथ चूम लिया। सोनिया, तुम सच में देवी हो। पर विक्रम, मैंने अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा, तुमने मुझे माफ करने की वजह तो दे दी, पर आज रात तुमने मेरे साथ जो किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जिस अजनबी ने अंधेरे में मुझे छुआ था, उसकी वो खुरदरी पकड़ और वो खौफ मुझे ताउम्र डराता रहेगा। विक्रम खामोश रह गया। वो जान गया था कि शक किसी भी हंसते खेलते घर को पल भर में शमशान बना सकता है। दोस्तों, मैंने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई, बल्कि अपने घर को एक लालची औरत के चंगुल से भी आजाद कराया। आज के इस डिजिटल जमाने में, जहां डीप फेक और झूठी तस्वीरें किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं, वहां रिश्तों की डोर को विश्वास से मजबूत रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी बाहर वाले की वजह से आप अपने जीवन साथी पर शक करते हैं, तो एक बार उससे बैठकर बात जरूर करें, क्योंकि जो भरोसा टूटता है उसकी दरारें उम्र भर रहती हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने उस रात अपनी समझदारी से सही फैसला लिया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और समाज की ऐसी ही कड़वी और सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।